हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जेई मेन सीरीज में, जेई मेन 2025 सीरीज में आज तुम लोगों के सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं द चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक, दैट इज सेशन 1, जनवरी 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से अगर देखा जाए हर शिफ्टिंग में जरूर एक एक क्वेश्चन आया है। और वो क्वेश्चन कहाँ से? मोस्टली क्वेश्चन तो एनसीईआरटी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, कोई भी एनसीईआरटी बुक हो, उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर दिया एनसीईआरटी, उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। और जितने भी ग्राफ दिया है, जैसे डीएनए ब्लॉक में कुछ क्वेश्चन पूछा है, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटम नंबर, जो भी ग्राफ दिया है उसको जरूर स्टडी करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं, लेकिन आपको उसको एक बार एनालाइज करना है और उसको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो और एनालाइज करके पढ़ो। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा डीएनए ब्लॉक से तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लैंथेनॉइड आयंस मीन्स जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है, तो उनके जो आयंस बनेंगे विथ 4f कॉन्फ़िगरेशन आर। ओके, तो ये सब दिया है एलिमेंट्स। तो इसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होता है। ठीक है, लैंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होता है, और हर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होता है। कहाँ पर? स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपको इसमें अगर देखोगे कौन सी, EU, GD, देन TB, देन SL। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सबका दिया होगा। तो आप इसमें देख लो, देखो तो EU का एटॉमिक नंबर कितना है? 63 है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जेनॉन 4f7 6s2। देन GD का है 4f7 5d1 6s2। TB का है 4f9 6s2 और SM का है 4f6 6s2। ठीक है, अच्छा अब बताओ, इसमें जैसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? EU2+, GD3+, EU3+, TB3+ एंड SM2+। EU2+, EU2+ मीन्स ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f7। ठीक है, EU2+, 4f7। GD3+, मीन्स ये देख लो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ये भी 4f7 है। और एक EU3+ दिया है, EU3+ मीन्स 4f6 होगा। और इसमें TB3+ मीन्स 4f8 हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। और SM का 2+ है, SM2+ मीन्स ये भी 4f7 हो जाएगा। तो फिर आंसर में ये दोनों आए, EU2+ और GD3+। ठीक है, EU2+ और GD3+ मीन्स ये दोनों का 4f7 है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नायोबियम NB, तो NB का एटॉमिक नंबर है 41, वो भी दिया होगा। और रुथेनियम RU, इसका एटॉमिक नंबर है 44। ठीक है, हैव X एंड Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेस्पेक्टिव 4D। ठीक है, 4D ऑर्बिटल में, तो आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो इसका है 41। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें क्रिप्टन का कितना है? 36, देन 4d4 5s1। इसका क्रिप्टन 4d7 5s1। ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल स्टेट है, तो 4d4 और 4d7 दोनों स्टेबल है। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसका मतलब x कितना हुआ? 4, y कितना हुआ? 7। तो x + y का वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द करेक्ट सेट ऑफ आयंस
इन एक्यूरेट सोल्यूशन विथ सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक सबसे पहले देखना है, क्योंकि कलर तो ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबसे पहले क्या देखना है, कौन कौन सी आयन्स है जिनका मतलब जिनका कलर कुछ भी नहीं होगा या जो कलरलेस होंगे। तो कलरलेस कैसे पता चलेगा? तो इन जनरल इधर 3D0 और D0 कॉन्फ़िगरेशन और D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिनका D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, दोज आर मेकिंग द कलरलेस कंपाउंड। तो D0 इसमें अगर देखोगे Zn2+ का D0 है, क्योंकि D10 है, सॉरी Zn2+ का 3D10 है। Zn का क्या होता है 3D10 4s2, तो 4s2 में अगर 2+ हो गया तो फिर 4s0 और 3D10, तो D10 मीन्स कलरलेस हो जाएगा। स्कैंडियम 3+, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम का 4s2 3D1 होता है, तो 3+ मीन्स D0 हो गया, ये भी कलरलेस है। टाइटेनियम 4+, ये भी कलरलेस है, क्योंकि टाइटेनियम का 4s2 3D2 होता है, तो अगर टाइटेनियम 4+ हो गया, ये भी कलरलेस है, तो इसका मतलब ये कलरलेस हो गया। इनके अलावा तुम सोचोगे बाकी भी तो कलरलेस हो सकते हैं, तो वानेडियम 4+, ये कलरलेस नहीं होगा, या मैंगनीज 2+, ये तो कलरलेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आयरन 3+, ये भी कलरलेस नहीं है, क्रोमियम 2+, ये भी कलरलेस नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या मिला? तो सीधे सीधे आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ठीक है, ये तो आंसर मिल गया। अगर ऐसे पूछा जाए ये तीनों का कलर क्या है? वायोलेट है, ये तीनों का कलर वायलेट है। तो नेक्स्ट जो है, आप अगर देखोगे वानाडियम 3+, वानाडियम 3+, तो इसका कलर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये ग्रीन है, ठीक है। वानाडियम 3+ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। Fe3+ का येलो होता है, ठीक। और टाइटेनियम 4+ कलरलेस होता है, टाइटेनियम 3+ का पर्पल कलर होता है, और इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्रोमियम 2+ का ब्लू कलर होता है। ओके, और क्या बचा? मैंगनीज 2+, ये पिंक कलर होता है, मैंगनीज 2+ पिंक कलर होता है। तो ये कलर आप फटाफट नोट कर लो, और आंसर क्या मिल गया? जैसे 1, जो कि वानेडियम 2+, क्रोमियम 3+, मैंगनीज 3+, सबका कलर क्या होता है? वायोलेट ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैच लिस्ट दिए है, और लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1 में क्या दिया है? यहाँ पे जो अलॉय दिए है, और लिस्ट 2 में कौन कौन सी मेटल अलॉय में प्रेजेंट है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें देखो ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रोंज कैसे बनता है? ब्रोंज बनता है कॉपर, ब्रोंज इज फॉर्म कॉपर एंड जिंक। ब्रास कैसे बनता है? ब्रास बनता है, हाँ, ब्रोंज बनता है कॉपर और टीन, ब्रोंज बनता है कॉपर और टीन, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? ए इज 3, ए इज 4, दिस इज 3, तो ए 4 और बी 3, देखा जाए आंसर तो मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद और देखा जाए सी, यूके सिल्वर कॉइन। तो यूके सिल्वर कॉइन जो होता है उसमें निकेल और कॉपर होते हैं, और स्टेनलेस स्टील, तो आपको पता है स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, आयरन के साथ निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। आयरन के साथ मेन कंपोनेंट जो होता है स्टेनलेस स्टील में वो कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे? ऑप्शन इज 2। इजी क्वेश्चन था इसे, और इन जनरल क्वेश्चन था। Question number 5. Consider the following reactions. Okay, K2Cr2O7 in the presence of KOH and by the removal of water gives rise to A. और ये जो बनेगा that is reacted with H2SO4 in the and by removal of water it gives B plus K2SO4. It gives B plus K2SO4. ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो K2SO4 रिएक्शन K2SO4 प्लस KOH गिव्स राइज टू K2, NCIT का ही रिएक्शन है, K2Cr4, ये हो गया A। और K2Cr4 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है K2Cr2O7 प्लस K2SO4,
K2Cr2O7 प्लस K2SO4। तो इसका मतलब A हो गया K2Cr4 और B हो गया K2Cr2O7। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। जैसे मैंने बताया था एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ओके, एटॉमिक नंबर सबका ऑलरेडी यहीं पे मेंशन हुआ है, तो इसका आंसर तो ऐसे टीबी है। एक्चुअली टीबी +4 के कंपैरिजन में टीबी +3 ज्यादा स्टेबल होता है। टीबी +4 के कंपैरिजन में टीबी +3 ज्यादा स्टेबल होता है। तुम लोग पूछोगे क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? बोलो, टीबी +3 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? ना एनर्जेटिकली टीबी +3 ज्यादा फेवरेबल होता है। तो अगर एनर्जेटिकली TB3+ ज्यादा स्टेबल है तो TB4+ कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू TB3+। तो TB4+ से TB3+ में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, ध्यान से, रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो दैट इज जहां पर रिडक्शन होता है दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो TB4+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स टू स्टेप प्रोसेस इन विच फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विथ KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस। ओके, सो K, इसमें MnO2 आपको क्या देखना है? MnO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? MnO2 रिएक्ट्स विथ KNO3 एंड KOH, KNO3 and KOH, that will give K2 MnO4, जहां पर मैंगनीज का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और दिस इज नोन एज द पोटेशियम मैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2MnO4 दैट इज पोटेशियम मैंगनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, तो यहाँ पे आयंस दिए हैं और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? μs = n × n+2 √bm, n × n+2 √bm। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे 0 दिया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना 0 जो दिया है इसका मतलब वहां पे n वैल्यू 0 होगा, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर 0 है? ध्यान से देखो, कहाँ पर 0 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, टाइटेनियम स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ में 4s, स्कैंडियम का जो होता है 4s2 3d1, तो स्कैंडियम 3+ मीन्स 3d0 हो गया। तो D इज 2, ओके, D इज 2। तो D अगर 2 है तो ऑप्शन में क्या कह सकते हैं? एक ही आ गया। ऐसे ही आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो ऐसे चाहो तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम। टाइटेनियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वानाडियम 2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकेल 2+ में 3d8, निकेल 3d8 मीन्स उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। निकेल 2+, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 0 एक ही हो गया। तो आप चाहो इसको एक बार कंपेयर करके देख सकते हो, जो कि आंसर 2 है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द मेटल आयन व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द लीजन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन हो या वीक फील्ड लीजन हो, एंड व्हिच गिव्स अ वायोलेट कलर इन नॉन लुमिनस फ्लेम अंडर द कंडीशन इन बोराक्स बीट टेस्ट। ओके, तो एक्चुअली ये डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और सॉल्ट एनालिसिस सबको मिला के दे दिया है ना। तो यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं ना, कहीं पे उसको एक पॉइंट को पकड़ना है आपको। तो एक पॉइंट पकड़ना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी आयंस दिए हैं, तो देखो जैसे निकेल 2+, निकेल 2+ मीन्स ये हो गया 3d8, निकेल 2+ मीन्स 3d8। तो 3d8 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे अरेंज करोगे? तो सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट इज T2g, और ये हो गया Eg। तो उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर जो पेयरिंग होगा, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, 3d8 में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? निकेल 2+। ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट
आपको पकड़ के फिर आंसर को एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट, द स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO2, MnO3, TiO एंड वानाडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या बचा है, द स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मीन्स वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा इन जनरल, जहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो। तो हम अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सी होगा, इधर D10 होगा या फिर D5 होगा, इधर हाफ फील्ड होगा फिर फुल फील्ड होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे Mn2O3, Mn2O3 में मैंगनीज 3+ है, सो दैट इज 3D4। अगर Mn2+ बन जाए, Mn2+ बन जाए 3D5, ठीक है, Mn2+ और बन जाए दैट इज 3D5। अच्छा, तो 3D5 है वो क्या ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब Mn3+ इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। Mn3+ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, तो अब बताओ इसमें फिर स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट Mn2O3 का कितना होगा, तो n वैल्यू कितना है, 4 है, 4 × 6 अंडर रूट दैट इज 24 अंडर रूट, इसमें नियरेस्ट इंटीजर तो 5 हो जाएगा, 24 अंडर रूट 4.8 के आसपास होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विथ ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पीसीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है उसको जरूर आपको एक बार ऑब्जर्व करना है, उसको स्टडी करना है। ये ग्राफ बिल्कुल दिया है एलिमेंट का, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तीनों सीरीज का जो एलिमेंट है उनका ग्राफ दिया है, एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया है। तो उसमें देखोगे मैंगनीज का सबसे नीचे है 3D सीरीज में, ठीक है। उसके बाद आप अगर 4D सीरीज में देखोगे, 4D सीरीज में टीसी का सबसे नीचे है। अच्छा, इसका मतलब मैंगनीज जो नीचे है, मैंगनीज से आयरन का ज्यादा होगा, मैंगनीज से आयरन का ज्यादा हुआ, टीसी से रुथेनियम का ज्यादा हुआ। और ये भी और देखा जाए मैंगनीज, टीसी और ऑस्मियम ये तीनों 7th ग्रुप में है, और बाकी रहा आयरन, रुथेनियम और आरई, ये तीनों 8th ग्रुप में है। तो आप अगर इसको स्टडी करोगे तो 7th ग्रुप का जो मेल्टिंग पॉइंट है, 7th ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट है 8 ग्रुप से कम में, तो इसमें 8 ग्रुप का ज्यादा है, आयरन का ज्यादा है या कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनका ज्यादा है। तो ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में दिया है, उसको एक बार स्टडी कर लेना। तो ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेशन। और इसमें देखो हर कोई सीटिंग में एक एक क्वेश्चन डी ब्लॉक का जरूर आया है। इवन सेकेंड सेशन जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो उसमें भी आप देखोगे हर कोई सीटिंग में एक एक, और किसी किसी में तो 2-2 क्वेश्चन आया है डी ब्लॉक से। तो इसको ध्यान से पढ़ो और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, तो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।